आइए चलते हैं लीजिंग के बारे में जानते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए, लीजिंग हम क्यों करते हैं और ये हम पढ़ते क्यों हैं? हम लीजिंग पढ़ते हैं इसलिए कि हम जान सके कि कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी कैपिटल एसेट हम आउटराइट परचेज मतलब पूरा परचेज करने से हमारे लिए बेटर होगा या फिर लीज करने से बेटर होगा, लीज में लाने से। तो ये जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, ये दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें चूज करनी है वो हमें जाननी है इस चैप्टर में। या लीजिंग बेटर रहेगा या फिर आउटराइट परचेज बेटर रहेगा, ये दोनों में से कौन सा वाला हिस्सा बेटर रहेगा, कौन सा वाला वे, कौन सा वाला अप्रोच बेटर रहेगा, वो हमें जाननी है। तो हमें कैसे जाननी है? हमको पहले इसका कॉस्ट ढूंढनी है और उसके बाद इसका भी कॉस्ट ढूंढनी है। जिसका कॉस्ट कम होता है, जिसका कॉस्ट कम होगा वही हमें प्रेफर करनी है, सीधी बात है। तो पहले हम एक काम करते हैं, परचेज का कॉस्ट ढूंढते हैं। परचेज मान लीजिए जो मशीनरी का जो कॉस्ट है वो 5 लाख है और हमको 5 लाख देके परचेज करनी है। लेकिन यहाँ पे 5 लाख जो है वो हमारे पैसों से हम खरीदेंगे नहीं, हम उधार के पैसे से खरीदेंगे और ये 5 लाख हम जाएंगे बैंक के पास और उधार के तौर पे लाएंगे 5 लाख, ठीक है, और खरीदेंगे। तो ये जो 5 लाख है वो हमारा पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है, उधार के हिसाब से हमने लाया और बैंक ने हमें बोला कि 5 साल में तू उसको चुका दे। तो 1 2 3 4 5 साल में हमको उसको चुकानी है और उसने बोला कि यार 10% इंटरेस्ट लगेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। तो पहले साल हमने कितना मतलब चुकानी है हमें 1 लाख, इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल प्रिंसिपल है, ओके, प्रिंसिपल ये सारे इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे है कितना होगा? पहले साल 50,000 होगा क्योंकि 5 लाख पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, पहला 50,000। 1 लाख दे चुके हैं तो 40,000, ओके, फिर 2 लाख दे चुके हैं तो 30,000, फिर 1 लाख दे चुके हैं तो नेचुरली फिर से एक, ओके, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड पे जा रहा हूं तो कुल मिला के यहां हो गया 1.5, यहां हो गया 1.4, यहां हो गया 1.3 और यहां हो गया 1.2 और यहां हो गया 1.1। एक बार देख रहे हैं, देख लेते हैं, चल रहा है, बराबर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमको क्या करनी है? जैसे मैंने आपको कल बताया था और जो पहले ये देख रहे हैं उनके लिए भी ये वही चीज होगी कि हम पहले आउटराइट परचेज का कॉस्ट ला रहे हैं और आउटराइट परचेज हमने 5 लाख देके मान लीजिए खरीदा और वो हमने अपने पैसों से नहीं खरीदा, हमने बैंक के पैसों से खरीदा और बैंक ने हमें 5 लाख का उधार दिया और हमें बोला कि हर एक साल 1-1 लाख करके तू मुझे चुका और इंटरेस्ट लगेगा 10% हमारा 5 लाख पे ऐसा कुछ हुआ। हर साल हमें पहले साल में 1.5, सेकंड ईयर में 1.4, थर्ड ईयर में 1.3, फोर्थ ईयर में 1.2 और फिफ्थ ईयर में 1.1 आपका चुकाना पड़ेगा, ठीक है। कर्ज है तो ऑब्वियसली चुकाना पड़ेगा, नहीं तो गोविंदा डांटेगा, क्योंकि कर्ज चुकाना एक बहुत बढ़िया गलत है। चलिए ये आउटफ्लो है, लेकिन इसमें थोड़े कैश बैक मिलते हैं, थोड़े कैश बैक मिलते हैं। कौन सा कैश बैक है? या कैश बैक ये है कि जो आप इंटरेस्ट डेबिट करते हो प्रॉफिट लॉस के साइड में, डेबिट साइड में आप इंटरेस्ट डेबिट करते हो और डेबिट डेप्रिसिएशन, ये पेन अभी नहीं चल रहा है, एक काम करता हूं, डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा आपको। 1 मिनट रुकिए, मैं इसमें इंक डाल के लिख रहा हूं। ये इंटरेस्ट है, अब ये लिख नहीं होगा, और डेप्रिसिएशन है।
चूंकि हम ओनर हैं, हमने आउटराइट परचेस कर लिया तो हम ओनर बन गए, और हमने लोन लाया तो इंटरेस्ट दिया हमने, जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टिबल है और डेप्रिसिएशन भी टैक्स डिडक्टिबल है। बोथ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन विल बी टैक्स डिडक्टिबल। मैंने आपको बोला कि यार ये जो डेप्रिसिएशन है वो उसके चलते हमें कैशबैक मिलता है, और इंटरेस्ट भी टैक्स डिडक्टिबल है, इसके चलते भी हमें कैशबैक मिलता है। ठीक है, तो कैशबैक का मतलब क्या है यार? टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ये लिख क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे मैं डाला हूं मैं, ये लिख नहीं रहा है, अब ला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम एक काम करते हैं यार, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कितना कितना देखते हैं यार। इंटरेस्ट पहले साल में 0.5, दूसरे साल में 0.4, तीसरे साल में 0.3, चौथे साल में 0.2 और आखिरी साल में 0.1। उसके साथ डेप्रिसिएशन का भी है। डेप्रिसिएशन मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, 5 साल की लाइफ है, 5 लाख का जो मशीन आपने खरीदा है उसका 5 साल की लाइफ है, तो एक साल में उसका 1 लाख के हिसाब से डेप्रिसिएशन चला जा रहा है। और इसमें आपका जो कैशबैक है उसको आपको टैक्स में मल्टीप्लाई करनी है। दिस टैक्स परसेंटेज विल बी योर कैशबैक। द टैक्स परसेंटेज विल बी योर कैशबैक। जितना परसेंटेज आपका टैक्स है उतना आपको कैशबैक मिलेगा इन दोनों के मामले में। तो मान लीजिए 50% का टैक्स है, ओके, ये सारे जितने सारे हैं वो सब 50% में मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें मिल जाएगा कितना? 1.5 में 50% तो 0.75, यहाँ पे 0.70, यहाँ पे 0.60, सॉरी 65, 60 और 0.55। ये जो अमाउंट्स हमने लाए, ये कैशबैक है, ये कैशबैक है। तो टोटल कितना है यार? ये हमने पेमेंट किया बैंक को, इतना हमें कैशबैक मिला टैक्स के हिसाब से, तो नेट कितना होगा? ये 75 है, ये 0.7 है, ये 0.65 है, ये 0.60 है और ये 0.55 है। लैक्स के हिसाब से हम अगर चले तो नेचुरली ये तो हो ही गया। एक काम कर रहा हूं, एक बार देख रहा हूं, बराबर चल रहा है, दिख रहा, बराबर दिख रहा है, ठीक है। और इसमें आप पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक ईयर एंड में आप दे रहे हो, ईयर एंड में दे रहे हो आप, ठीक है। दोनों का प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा आपको, यू हैव टू ब्रिंग बोथ डाउन टू प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू डालने के लिए आपको पीवी फैक्टर की जरूरत है, और पीवी फैक्टर मान लीजिए 10% है, तो नेचुरली आपको यहाँ पे 0.909, यहाँ पे 0.826, यहाँ पे 0.751, 0.683, 0.621, ऐसा कुछ आपको मल्टीप्लाई करनी है, ओके। ये आपको पता है कैसे आपको ढूंढनी है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाता हूँ ताकि आपको बोर्ड अच्छी तरह से दिखे, ठीक है। हाँ, अब दिख रहा है। तो आपको इसका मल्टीप्लाई करके टोटल लानी है, जितना आ रहा है, ओके। बस आ गया आपका टोटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपका ये आपको याद रखनी है, क्या आपको प्रिंसिपल भी देनी है, आपको इंटरेस्ट भी देनी है, तो टोटल पेमेंट मिलेगा। उस पेमेंट से आपको कैशबैक माइनस करनी है। कैशबैक कौन सी चीजों का? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का टोटल करके उसका टैक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लीजिए और अमाउंट ला दीजिए यहाँ पे उसका अमाउंट ला दीजिए, और जितना अमाउंट मिला ये पेमेंट से वो माइनस कर लीजिए, यहाँ पे नेट आ जाएगा, ओके। उस नेट को आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में मल्टीप्लाई करके लानी है। ये हो गया परचेज वाला ऑप्शन। अगर लीज वाला ऑप्शन के लिए देखा जाए, ये टोटल पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस। लीज वाला ऑप्शन देखा जाए तो सिंपल है, आपका लीज रेंट जितना होगा ना यार, उसको 1 माइनस पी कर लीजिए। मान लीजिए टैक्स 50% है तो 50% लिखिए, 40% है तो 60% लिखिए, 70% टैक्स है तो 30% लिखिए। 30% तो टैक्स होता नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। 30% टैक्स है तो 70% लिखिए। तो जितना आपका टैक्स है उसका 1 माइनस करके लिखिए, तो 1 माइनस पी है आपका लीज रेंट, जितना आपका मिलेगा, ओके।
अब ये चूंकि 5 साल का है, लीज रेंट भी 5 साल का ही होगा आपका, लीज रेंट भी आपको 5 साल तक देना पड़ेगा। तो 5 साल एक ही रेंट अगर आपको देना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए लीज रेंट जो आप दे रहे हो, आप जो लीज रेंट दे रहे हो वो मान लीजिए हमारे हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि 1.2 लाख है, हर साल आपने 1.2 लाख देने की, मतलब आप अगर आपने लीज में लिया तो आपको 1.2 लाख देना पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो 1.2 लाख क्योंकि आपको हर साल देना पड़ रहा है, आपको 1.2 लाख में 50% चूंकि मैंने यहाँ पे टैक्स दिया, सपोज आई एम टेकिंग इट एज 50%, तो आपको 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.5, तो 50% आपको लेनी है, तो 0.6 लेनी है, 0.6 0.6 0.6 0.6, तो आपको 5 साल तक 0.6 0.6 0.6 0.6, अरे ठीक से मैं लिख नहीं पा रहा, देख रहा है, एक बार कोशिश करके देखते, यार दिख नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा, बस अभी दिखेगा, तो 0.6 0.6 0.6 करके आपको 5 साल तक 0.6 0.6 करके लिखना है, और हर साल में आपको पॉइंट वो कितना वो पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लानी है। फर्स्ट ईयर में 0.909, सेकंड ईयर में 0.826, थर्ड ईयर में 0.751, ऐसा मल्टीप्लाई करके लाओ, या फिर एक ही बात कंपाउंडिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई करके ला दो, जितना आपको मिलेगा ये 5 साल तक चलेगा, ओके, ये 5 साल तक चलेगा, जितना आपको मिलेगा बस उसका अमाउंट लाओ, उसका अमाउंट लाओ और टोटल कर दो, ये टोटल वर्सेस ये टोटल, ये दोनों टोटल में से जो कम होगा बस वही आपका ऑप्शन होगा, वही आपका चॉइस होगा, ठीक है, राइट, उतना ही आपका लीज है बेसिक में। You have to find out that kind of option or choice which will be entailing the lesser cost in your case. तो परचेज के ऑप्शन में आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, लीज के ऑप्शन में आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, दोनों को कंपेयर करनी है, जो कम आपका होता है, जिसमें कम कॉस्ट हम देते हैं, उसी को हमें मान के चलनी है, उसी को चॉइस कंपनी बनानी है, ठीक है। चलिए